पिछले भाग में हमने जाना राणा सांगा मेवाड़ का वह महायोद्धा जिसने अपने जीवन में एक नहीं अनगिनत युद्ध लड़े और आखिरी सांस तक दिल्ली की सल्तनत के खिलाफ राजपूताना स्वाभिमान की मशाल जलाए रखी। उनकी वीरता, उनकी तलवार और उनका संकल्प आज भी राजपूताना की आत्मा में गूंजता है। जब चित्तौड़ के किले की दीवारें तोपों की गड़गड़ाहट से कांप रही थी, एक रानी ने अपने साहस और बलिदान से इतिहास की किताबों में अमरता पाई। यह कहानी है मेवाड़ की रानी करुणावती की, जिन्होंने हार को भी सम्मान की जीत में बदल दिया। आइए चलते हैं उस दौर में जब चित्तौड़ की धरती खून और बलिदान से रंगी गई थी। मंदसौर के बाद बहादुर शाह की सेना चित्तौड़ की ओर बढ़ी। चित्तौड़ में उस वक्त कोई सीनियर अफसर नहीं था जो हालात को ठीक से संभाल सके। राजपूत सरदार और मंत्री, जिनमें कर्म शाह भी शामिल थे, कई लोग बहादुर शाह से मेलजोल बढ़ा चुके थे और कुछ महाराणा के खिलाफ साजिशें भी रच रहे थे। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवाह होकर सुल्तान को चित्तौड़ पर चढ़ाई के लिए उकसा रहे थे। बहादुर शाह, जो पहले से ही चित्तौड़ पर नजर गड़ाए हुए था, अब सुल्तान मुजफ्फर शाह की हार का बदला लेने के लिए इसे हर हाल में जीतना चाहता था। इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। भारी तोपें, हथियार और गोला बारूद इकट्ठा किया और बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो नवंबर 1534 में महमूद शाह असीरी को चित्तौड़ पर हमला करने भेजा गया और मांडू के वजीर खुदावंद खान को भी साथ भेजा गया। जैसे ही हमला करने वाली फौज मंदसौर पहुंची, महाराणा ने अपने वकीलों के जरिए समझौते का प्रस्ताव भेजा और नजराना देने की पेशकश की। लेकिन मेवाड़ के कुछ सरदार जो अंदर ही अंदर सुल्तान से मिले हुए थे, उन्होंने इस समझौते को रुकवा दिया। सुल्तान को भी सुजात खान के जरिए इन घटनाओं की खबर मिली, लेकिन उसने भी समझौते की पेशकश को ठुकरा दिया। वह बरसों से चित्तौड़ जीतने का सपना देख रहा था, इसलिए आदेश दिया गया कि फौज आगे बढ़ती रहे। कतार खान की अगुवाई में बढ़ रही टुकड़ियों ने 31 जनवरी 1535 को तलहाटी और चित्तौड़ के दो दरवाजे, पड्डल पोल और भैरव पोल, बिना किसी मुश्किल के कब्जे में ले लिए, क्योंकि राजपूतों ने शहर पहले ही खाली कर दिया था। इसके बाद महमूद खान असीरी और खुदावंद खान की फौज चित्तौड़ के पास डटी रही। उन्होंने भारी तोपखाना और हथियारों का जखीरा वहां पहुंचाया। 16 फरवरी 1535 को खुद बहादुर शाह भी वहां आ गया और घेराबंदी की तैयारियों में जुट गया। उसने तथर खान और मिनी राय को हनुमान पोल के सामने तैनात किया, अलीफ खान को लाखोटा बाड़ी के सामने और मल्लू खान, सिकंदर खान और मालवा के दूसरे अमीरों को धोली बुर्ज के सामने तैनात किया। दीव से लाई गई विशाल तोप को चित्तौड़ी पहाड़ी पर स्थापित किया गया और इसकी जिम्मेदारी रूमी खान को दी गई। उसे हुक्म मिला कि इतनी भीषण तोपबारी करे कि किले की दीवारें ढह जाएं। चित्तौड़ की तरफ से इन हालात से निपटने के लिए कोई बड़ी तैयारी नहीं थी। रानी मां ने हुमायूं से मदद मांगने के लिए अपना दूत भेजा, लेकिन हुमायूं ने कोई जवाब नहीं दिया। घेराबंदी के दौरान राजपूत सैनिकों ने लगातार छापामार हमले शुरू कर दिए। छोटे छोटे दल, जिनमें 5 से 10 सैनिक होते थे, रात के अंधेरे में दुश्मन के कैंपों, तोपखानों और रसद डिपो पर हमला करते और जल्दी लौट आते। इन हमलों का मकसद बहादुर शाह की फौज की सप्लाई रोकना और मानसिक दबाव बनाना था। तालाबों और खाने के भंडार को खास तौर पर निशाना बनाया गया। बहादुर शाह ने इन हमलों को रोकने के लिए पहरेदार और चौकियां बढ़ा दी, लेकिन राजपूतों के फुर्तीले हमलों ने घेराबंदी को लंबा और मुश्किल बना दिया। इतिहासकारों के अनुसार इन हमलों की वजह से चित्तौड़ की घेराबंदी तय समय से ज्यादा खिंच गई और सुल्तान की फौज को भारी दबाव झेलना पड़ा। हुमायूं से मदद में देरी को देखते हुए रानी मां ने किले के अंदर आपात तैयारियां तेज कर दी। उन्होंने सभी दरवाजों और बुर्जों की मरम्मत का आदेश दिया। खाने पानी का भंडारण शुरू हुआ और सैनिकों को छोटी छोटी टुकड़ियों में दोबारा संगठित किया गया, ताकि घेराबंदी के बीच टिके रहने की उम्मीद बनी रहे। रानी मां ने खुद अलग अलग मोर्चों का जायजा लेना शुरू कर दिया और सीनियर सरदारों को दुश्मन की हलचल पर नजर रखने को कहा। बाहर से मदद की उम्मीद अब न के बराबर थी, इसलिए किले के अंदर हर स्तर पर युद्ध की तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर थी। 1 साल पहले जब महाराणा रायसेन अभियान पर निकले थे, उनके पास 400 घुड़सवार थे, लेकिन अब कई सरदार अलग हो चुके थे और कुछ ही बचे थे जो उनके साथ लौटे थे। तोपों की लगातार मार से किले की बुर्जें और अहम इमारतें गिरने लगीं। धमाकों से शहर में दहशत फैल गई। राजपूत सेना बुरी तरह संकट में फंस गई और किले का पतन निश्चित लगने लगा। जब लोगों को यकीन हो गया कि बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली है, तो उन्होंने समझौते का प्रयास किया। रानी मां ने फिर से अपने वकीलों को बहादुर शाह के कैंप में भेजा। 24 मार्च 1535 को बेहद अपमानजनक शर्तों पर समझौता हुआ। पहली शर्त थी
कि मालवा के वे इलाके बहादुर शाह को सौंपे जाएंगे जो राणा सांगा ने जीते थे। दूसरी शर्त थी कि राणा सांगा द्वारा छीने गए मुकुट और सोने की कमरपेटी लौटाई जाएगी। तीसरी शर्त के अनुसार 5 लाख टंका, 100 घोड़े और 10 हाथी जुर्माने के रूप में देने होंगे। इस समझौते का असर दूर तक गया। राणा सांगा की बहादुरी से जो इज्जत मेवाड़ ने कमाई थी वह फीकी पड़ गई। राजपूतों की आजादी, जो अब तक मेवाड़ की लीडरशिप में सुरक्षित थी, अब उस पर सुल्तान ने और तेज हमला बोलना शुरू कर दिया। इसके तहत उसने बुरहान उल मुल्क और मुजाहिद खान को रणथंभौर पर और शमशीर उल मुल्क को 12 अफसरों के साथ अजमेर पर हमला करने भेजा। क्योंकि मेवाड़ में अब पूरी सेना नहीं बची थी, इसलिए ये किले भी जल्द ही गुजरात की फौज के कब्जे में आ गए। उधर दिल्ली में हुमायूं ने मोहम्मद जमीन मिर्जा की बगावत को कुचलने में कामयाबी पा ली थी। इतिहास की ये गाथा जारी रहेगी। अगले भाग पार्ट 3 में जल्दी मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।